नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 13 के मैच 1 जो कल कहीं ना कहीं हुआ, इसका मैच प्रीव्यू आपने जरूर सुना होगा। और उस मैच प्रीव्यू के लास्ट में जो सबसे लास्ट हमारे वर्ड्स थे, वो हमने उस मैच प्रीव्यू में ये कहा था कि उम्मीद करेंगे कि मैच जो है वो काफी बेहतरीन हो, काफी क्लोज मैच हो, क्योंकि अगर मैच अच्छा होगा तो एनालाइज अच्छा होगा, और अगर एनालाइज अच्छा होगा तो हमें करने में भी मजा आएगा और आपको सुनने में भी मजा आएगा। यही एग्जैक्टली हमारे मैच प्रीव्यू के लाइन थे, इसी नोट पर फिनिश किया था। और डेफिनेटली कहना पड़ेगा दोनों ही टीमों को कि वैसा मैच भी हमें दिया है जिस पर आराम से एनालाइज किया जा सकता है। और एक हाई स्कोरिंग गेम तो रहेगा, जरूरी नहीं कि हाई स्कोरिंग गेम ही हो, एक अच्छा कॉन्टेस्टफुल मैच हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज के पर्सपेक्टिव से अगर ताकि बात करने के लिए कुछ हो, एक तरफा चीजें ना हो। हमें कल ऐसा ही मैच देखने को मिला जहां पर नेल बाइटिंग थ्रिलर रहा। लास्ट गेंद पर नेपाल ने मैच जीतकर एक विकेट से स्कॉटलैंड को मात दे दी, और उनका जो एक स्ट्रीक चला आ रहा है स्कॉटलैंड के खिलाफ ओडीआई में, वो अभी भी बरकरार रखा है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, कुछ छोटे मोटे बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो बनाए हैं नेपाल ने इस मैच में। वो क्या क्या है वो आप जाकर हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पर जाकर देखिए, वहां पर आपको पूरी झड़ी नजर आएगी। बहुत सारे पोस्ट वहां पर हमने किए जहां पर आप जाकर सारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अभी कभी जरूर से जरूर जाइएगा, वीडियो सुनने की मत जाइए, अभी मत जाइए। खैर चलिए, एंड हम इस मैच की बात करते हैं। इस मैच को जीतने के बाद हमने देखा काफी फैंस जो है काफी खुश रहे और काफी बेहतर रहा, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, कोई दराय नहीं है। इस एनालिसिस में बात जरूर करेंगे। कुछ आपको हमने ये लिखते हुए या कहते हुए सुना कि कभी कभार फ्लूक हो जाता है। जी हाँ, कभी कभी तुक्के तुक्के में शायद टीम जीत गई, फ्लूक हो जाता है। इसका जवाब हम वीडियो के एंड में देंगे, और अगर मैं भूल जाऊं एनालिसिस के बीच में तो आप एंड में याद जरूर कराइएगा। इसका जवाब जानने के लिए कि हमारी इस पे क्या रहा है, आप वीडियो के एंड पर जरूर पहुंचेगा। एंड शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह हमारे बेसिक पैटर्न की तरफ, फेस बाय फेस। जी, बिल्कुल। अगर हम देखें 1 से 10 ओवर की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड ने 63 रन बनाए, 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 64 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए, और ये जो फेस रहा ये नेपाल के नाम रहा है। और बहुत शानदार शुरुआत हुई नेपाल की इस पहले 1 से 10 ओवर में। वहीं 11 से 40 ओवर की बात करें मिड फेस में, मिडिल ओवर्स में, तो यहाँ पर 155 रन बनाए स्कॉटलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर। और नेपाल ने इस फेस में 137 रन 137 रन किए और 7 विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, और बहुत पीछे रह गए वो अगर इस मिडिल फेस में बात करें स्कॉटलैंड के मुकाबले। और ये फेस स्कॉटलैंड के नाम रहा। डेथ फेस की बात करें 41 से 50 ओवर की फाइनल ओवर्स की, यहाँ पर 78 रन 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए स्कॉटलैंड ने। और वहीं नेपाल ने 96 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस और मैच तीनों ही ये फेस भी और मैच भी नेपाल जीतने में कामयाब। बिल्कुल, तो 3 फेस में 2-1 से नेपाल इस फेस की जो रेस है, फेस की रेस, जी हाँ, इसको जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा। इस फेस बाय फेस में एक चीज आप नोटिस करेंगे, स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उनके लिए जो सबसे खराब फेस रहा वो रहा उनका लास्ट फेस को अगर आप देखेंगे, जब उन्होंने अपना लास्ट फेस शुरू किया, यानी 41 ओवर की पहली गेंद डली, तब उनके हाथ में 6 विकेट थे, 6 विकेट मौजूद थे। और उन्होंने और गेंदें थी 60, उन्होंने कितने किए 60 गेंदों में? महज 78 रन। और यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा पुअर रही उनके लिहाज से, उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। उनको यहाँ पर कम से कम 90 या 95 के करीब स्कोर करना चाहिए था, जो कि उन्होंने मिस आउट किया। वो क्यों नहीं हुआ, कैसे रुका, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन फेस बाय फेस में ये कंपैरिजन है, और जहां पर नेपाल ने शुरुआत और एंड काफी बेहतर किया, मिड फेस में नेपाल स्ट्रगल करता हुआ नजर जरूर आया, वो भी आप आगे बात जरूर करेंगे। एंड स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी की अगर यहाँ पर बात करें तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। जो है उनके एक बड़े नाम, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जॉर्ज मनसे जो है वो 2 बाउंड्रीज लगाकर उसके बाद पवेलियन लौट गए, महज 12 रन बनाकर वो आउट हुआ। ये बहुत तगड़ा झटका था, क्योंकि इन फॉर्म चल रहे थे, अभी मई में काफी 300 से ऊपर रन उन्होंने किए हैं, लेकिन यहाँ पर महज 12 रन के अंदर उनका विकेट गिर, इंडिविजुअल स्कोर था उनका 12, उसके बाद वो आउट हो गए। उसके बाद चार्ली टियर और ब्रेंडन मैकमिलन ने यहाँ पर थोड़ा बहुत एक मिनी पार्टनरशिप करने की कोशिश की, और उससे 50 की पार्टनरशिप करने की यहाँ कोशिश की, और उस अर्ली स्ट्रगल से कहीं ना कहीं टीम को उभारा। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा झटका लगा स्कॉटलैंड को, वो है ब्रेंडन मैकमिलन की। अगर हम बात करें, बहुत ही बड़ा झटका था, 31 गेंदों में 19 रन, और आउट होने से पहले ब्रेंडन मैकमिलन एंड स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा, 31 गेंदों में 19 रन। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ज्यादा स्ट्रगल जरूर है, ऐसा वो खेलते नहीं है। 85 के करीब के 90 करीब का स्ट्राइक रेट लेकर खेलते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा स्ट्रगल के साथ अगर थोड़ा सा वो इस फेस को निकाल पाए, थोड़ा जा पाए आगे, तो शायद वो स्कोर थोड़ा फ्री होकर कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोमपाल कामी ने ऐसा होने
दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए उसके बाद अगर आप देखें एक तरफ से चार्ली टियर लगातार छोर संभाले हुए थे अपनी इनिंग और वो तेज भी खेल रहे थे। जब बिल्कुल, तक चार्ली बिल्कुल। टियर थे तब तक जो है रन रेट जो है स्कॉटलैंड का काफी बहुत चेकिंग था, अच्छा बहुत था। अच्छा जी हाँ। रन रेट चल रहा था। लेकिन उसके बाद रिची बैरिंगटन ने उन्हें ज्वाइन किया, उन्होंने भी एक अच्छी पार्टनरशिप की चार्ली टियर के साथ, जो कि क्रूशल साबित हुई बाद में अगर हम देखें तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप यहाँ पर रही। उसके बाद रिची बैरिंगटन आउट हुए, फिर फिनले मैकग्रेथ ने, और इसी बीच में फिर चार्ली टियर भी आउट बिल्कुल, हुए। जी। और चार्ली टियर के आउट और चार्ली टियर और रिची बैरिंगटन के आउट होने के बाद हमें एक चीज नोटिस हुई, और वो था कि जो स्कॉटलैंड का जो रन रेट है वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल, पहले के मुकाबले गिरने लगा था, क्योंकि चार्ली टियर ने काफी तेजी से रन किए थे। अगर आप देखेंगे वहीं पर रिची बैरिंगटन ने अच्छा साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जो रन रेट गिरने लग गया था। फिनले मैकग्रेथ और मैथ्यू क्रॉस ने यहाँ पर एक पार्टनरशिप कर टीम को 200 और उसके बाद आगे की गाड़ी तक बिल्कुल, पहुंचाया जरूर, लेकिन जो शुरुआत उनकी पार्टनरशिप की रही वो यानी थोड़ी सी स्लो रही। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ज़रूर था कि अगर थोड़ा-सा और पेस के जब उन्हें साथ स्ट्राइक तेज करना था तब वो आउट हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत ज़रूरी था कि थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर अगर चला चला जाता तो बहुत बेहतर होता अपना, क्योंकि जो पिच थी वो काफ़ी अच्छी थी। बल्लेबाज़ों के मुफ़ीद सूटेबल विकेट था वो बल्लेबाज़ों के लिए। तो ज़रूर था थोड़ा-सा और यहाँ पर अपने अपने स्ट्राइक रेट को जो चला आ रहा था, जैसे चार्ली टियर और रिची बैरिंगटन जी ने हाँ। कोशिश की थी करने की, तो उसके बाद थोड़ा-सा कंटिन्यू अगर कर रख पाते तो शायद और बेहतर होता। लेकिन कोशिश ज़रूर की बल्लेबाज़ों ने, मैकग्रेथ और क्रॉस ने अपनी तरफ से, लेकिन उतनी नहीं जितनी इस पिच की ज़रूरत थी, बिल डिमांड थी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऋषि बैरिंगटन और चार्ली टियर जिस जगह पर छोड़कर गए थे, वहाँ पर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, ये तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो उन लोगों ने किया, लेकिन ज़रूर। उसके बाद जब स्ट्राइक रेट को थोड़ा-सा अप करना था, थोड़ी तेज़ी से रन्स करने थे, वहाँ पर ये दोनों अपना विकेट गँवा कर चले गए। वो बहुत क्रूशियल फैक्टर रहा बिल्कुल, यहाँ पर। और माइकल लीस 15 गेंदें ले ली उन्होंने बहुत अपने ज़्यादा, 18 रन बहुत करने में। ज़्यादा। ये छोटी-छोटी चीज़ें स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उन्हें डेंट बिल्कुल, की है। बिल्कुल। यहाँ अगर 4-5 गेंदें बचती तो वहाँ पर उन्हें और गेंदें मिल सकती थी स्कॉटलैंड के दूसरे बल्लेबाजों को, जहाँ पर वो 5-10 रन और इसमें ऐड ऑन कर सकते थे, बटोर सकते थे, जो हमने बताया आपको कि लास्ट फेज में कहाँ दिक्कत नजर आई। तो स्कॉटलैंड का सूरत हाल बैटिंग डिपार्टमेंट का कुछ यूं रहा अगर हम बात करें। एंड दिमाग की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। एक बॉलिंग फिगर्स जो है वो आपके सामने यहाँ मौजूद है। एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक छोटी सी गलती यहाँ पर रोहित पौड़ल से एज ए कैप्टन जरूर हुई, जहां पर उन्होंने सोमपाल कामी को नई गेंद नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी गलती उनसे कहीं ना कहीं हुई। ये गलती नजरअंदाज नहीं हो सकती, भले ही आपने मैच जीतो, तो आपकी बात की बात है। हम यहाँ फिलहाल बॉलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी चूक हुई, क्योंकि सोमपाल कामी ने नई गेंद से विकेट स्कॉटलैंड में आकर पहले भी निकाले हैं, और अभी यूके टू स्कॉटलैंड एक के खिलाफ भी उन्होंने निकाले। ये गलती हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब नई बॉल के बॉलर हैं, पेयर हैं, तो उन्हें ज़्यादा छेड़ नई बॉल न्यू बॉल पेयर्स को ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप सोमपाल करन के साथ जाना चाहते थे तो सोमपाल करन के साथ जाते, जी लेकिन हाँ। नई बॉल इन दोनों को शेयर करते, या रिविजन या सोमपाल के साथ जाते तो बहुत बेहतर होता, जो भी आप करना चाहते। तो ये चीज़ नई लेकिन बॉल सोमपाल होने चाहिए थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सोमपाल ज़रूर होने चाहिए थे। और ये ठीक नहीं कि बार-बार उन प्लेयरों को ऐसे नई बॉल के प्लेयरों को, पेयर्स को छेड़ा जाए, ये ठीक नहीं है। कप्तान को ये सोचना चाहिए कि न्यू बॉल जिसको मिली जाती है, वो कराएँ तो बेहतर है। बिल्कुल। और वहीं पर अगर उसके बाद, ये तो बात हो गई पेस की, उसके बाद एंड बॉलिंग यूनिट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह की बॉलिंग यहाँ पर रही है। हालांकि बॉलर्स ने 297 रन खर्च किए हैं, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि कौन से वो बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर बांधने की कोशिश जरूर की? बिल्कुल, देखिए आप करण केसी ने भी बहुत उम्दा बॉलिंग कराई, खासकर पुरानी बॉल से जी हाँ। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। उसके बाद सोमपाल कामी ने थोड़ा-सा डेथ फेस पर आकर जो कंट्रोल किया, वो थोड़ा बेहतर था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पहले वो बहुत ज़्यादा महँगे साबित हुए। रीजन ढक्कल का आउटिंग जो रहा वो इतना अच्छा रहा नहीं। बिल्कुल। और उम्मीद करेंगे कि टीम थोड़ा-सा और वो बेहतर हो और वक़्त के साथ-साथ थोड़ा अच्छे होते जाएँ, क्योंकि प्रैक्टिस मैच का 1% भी प्रेशर नहीं होता, जहाँ इसका जी हाँ। 200% प्रेशर होता है इन सब मैचेस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर स्पिनर्स का भी कुछ खासा साथ मिला नहीं। बॉलर्स की आउटिंग तो इतनी अच्छी रही नहीं है। 296 रन टीम टाँगने में कामयाब रही। शायद 315-20 के करीब स्कोर टाँगने में कामयाब हो जाती है, अगर लास्ट में थोड़ा-सा स्कॉटलैंड थोड़ा-सा यहाँ पर और बेहतर क्रिकेट दिखाता। लेकिन बॉलिंग लास्ट में काफ़ी अच्छी, लास्ट के फेस में नेपाल ने थोड़ी बॉलिंग अपनी बेहतर कराई। खासकर करण केसी हैं, सोमपाल ने कुछ 1-2-3 ओवर डाले, वो बहुत अच्छे थे। मिड फेस में भी इतनी खासा बॉलिंग नहीं हुई, 155 रन बन गए।
पार्टनरशिप भी उस फेस में हुई। तो जरूर है बॉलिंग के लिहाज से आउटिंग इतनी खास रही। बिल्कुल, कुछ ही कुछ गिनी-चुनी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं, ख़ास करके करण केसी का आकर जो 2 विकेट्स निकालना बिल्कुल, पुरानी बॉल बिल्कुल, से, जी हाँ। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ रहा इस मैच में अगर हम बात करें, जहाँ पर उन्होंने करण केसी ने आकर 2 विकेट्स निकाले, बैक टू बैक अगर हम बात करें, वो बहुत क्रूशियल जी फ़ेज़ हाँ, रहा। ऋषि बॉलिंग यूनिट वेलिंगटन का। और चार्ली टियर का बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि वो जमे हुए प्लेयर्स थे और अगर वो कुछ देर 10 ओवर भी और रुकते तो बहुत डेफिनेटली महंगा उनका पड़ता। स्ट्राइक रेट बहुत तेज़ होता, रन रेट बहुत हाई होता और शायद हम 330-40 भी बिल्कुल, देख सकते थे, बिल्कुल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। तो बॉलिंग यूनिट में भी 100 बातों की एक बात आपको करण केसी को क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने एक बहुत अच्छी वापसी यहाँ पर वाक़ई, टीम के वाक़ई। लिए कराई थी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अब बल्लेबाज़ी की। जी हाँ, नेपाल की बल्लेबाज़ी की अगर यहाँ पर बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही थी कि देखिए इस तरह के बड़े चेज़ेज़ में आपको 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आपकी शुरुआत बेहतर हो, एक आपका मिड फेस अच्छा जाए और एक आपका जो डेथ फेस रहे या फिर लोअर ऑर्डर रहे, उनकी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छा हमें देखने को मिले और अगर आप देखें फॉर्च्यूनेटली नेपाल के लिए इन तीनों ही डिपार्टमेंट वाक़ई, में यहाँ वाक़ई। पर जी ये हाँ, परफॉर्मेंस निकल कर आई बिल्कुल। है। मैं पार्टनरशिप चार्ट से पहले समझाने की कोशिश करूँगा, फिर बल्लेबाज़ी की तरफ चलेंगे। ये हम कहते नहीं है कि परफेक्ट चीज़ क्या होता है? जब हम एक परफेक्ट चीज़ क्या होता है? तो परफेक्ट चीज़ का एग्ज़ाम्पल आप इसे यहाँ पर दे सकते हैं। ओपनिंग अच्छी, मिड फेस में एक अच्छी पार्टनरशिप और नीचे आकर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग तेज तर्रार फिनिश। ये वाक़ई। तीनों चीज़ें हमें इस चीज़ में देखने को मिली है एंड पार्टनरशिप चार्ट से आप ये चीज़ समझाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ओपनिंग की जो पार्टनरशिप हुई कुशल आसिफ के बीच में वो 72 रनों की पार्टनरशिप हुई, एक शुरुआत जी ज़बरदस्त हाँ। मिली और फिर ऑल ऑफ अ सडन एक जो बेस मिलना था जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो मिला रोहित और भीम के बिल्कुल। पार्टनरशिप में। 74 रनों की पार्टनरशिप जो हुई यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए अगर हम कहें, तीसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत ही क्रूशियल रही। उसके बाद आप नीचे आएँ तो आपको फिर ये वाला जो फेस रहा इसकी वजह से बहुत मैच फँसा है। जी हाँ, बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे चौथा, 5वां, छठा, 7वां ये जो विकेट गिरे हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहे नेपाल के लिए अगर हम देखें। उसके बाद यहाँ जो पार्टनरशिप हुई गुलशन करण के बीच और करण और संदीप के जी। बीच। करण संदीप में तो करण ने ही पूरा समा बिल्कुल। बाँधा जो जिस तरीके से 38 रन की पार्टनरशिप हुई। लेकिन गुलशन और करण के बीच जो पार्टनरशिप हुई है ये ये होना बहुत मुश्किल हो जाता है 50 ओवर क्रिकेट में कि एक कुछ पहले 1-2 विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई हो ऊपर, उसके बाद टीम धड़ाम से गिरी हो, बीच में 3-4 विकेट गिरे हों, फिर नीचे आकर किसी ने लोअर ऑर्डर में परफॉर्मेंस देकर पार्टनरशिप की हो, ये क्वालिटी बहुत कम टीमों में होती है जो कंसिस्टेंटली कर पाती हैं। लेकिन कल हमें नेपाल में ज़रूर देखने को मिली ये बात, जैसे कि अभी आपने कहा ऊपर से थोड़ा बीच में फिर नीचे आकर जो पार्टनरशिप की है उसी की बदौलत नेपाल जीतने में कामयाब है। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना जब आप बल्लेबाजी का एनालाइज यहाँ पर सुन रहे हैं कि आखिर कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस जो है एक परफेक्ट चेज जो है वो किस तरीके का दिखता है, बिल्कुल, वही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जी हाँ। वो तो अगर आप देखें, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग उस 74 रन की जो पार्टनरशिप है उसे बहुत बोरिंग, बहुत ही वाहियात या वाक़ई, शायद बहुत ही वाक़ई। खराब या फिर उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत क्रूशियल फैक्टर था। अगर वहां पर भी लगातार विकेट गिरते चले जाते तो शायद टीम 210 तक पैकअप हो जाती, बिल्कुल, ऑल आउट हो जाती और गुलशन और करण को ये चीज बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती और वो इतने लाइन तक जी पहुंचते हाँ। पहुंचते 45-50 रन से शायद नेपाल टीम हार जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि वो जो 74 रन की मिड में पार्टनरशिप हुई है वो बहुत बड़ा फैक्टर भी रहा है। कुशल भुरतेल की जो ओपनिंग स्टैंड रही, कुशल आसिफ की जो ओपनिंग स्टैंड रही है बहुत इंपॉर्टेंट रही है। शुरुआत में अगर आप एक तेज तरह पार्टनरशिप दिला देते हैं तो बॉलर जो है वो ऑलरेडी डिमोटिवेट होते हैं, उनके प्लान जो है प्लान ए जो है वो डगमगा जाता है उनका। शुरुआत किसी ने मैच में भी कहा था, शुरू के अर्ली फेजेस को अगर आप निकालने में कामयाब रहे तो आप मैच में बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैच में जिन्होंने सुना है वो जानते होंगे और यही हमें देखने को मिला कुशल और आसिफ ने जहां पर और उसके बाद लोअर फेस में आकर करण केसी ने जो परफॉर्मेंस दी गुलशन झा के साथ मिलकर वो बहुत ही ज्यादा एक्स फैक्टर साबित हुआ इस मैच की जीत में। अब वापस से बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं, बैटिंग कार्ड की तरफ। यहाँ पर कुशल भुरतेल की अगर आप देखें 44 गेंदों में 53 रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत उन्होंने दिलाई, तेज शुरुआत यहाँ पर उन्होंने दिलाई, 11 चौके उन्होंने लगाए। हालांकि एक चीज हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, थोड़े बहुत सिंगल्स वगैरह वो और ले सकते थे, कुछ ज्यादा एक्सेसिव बाउंड्रीज पर डिपेंड ना रहकर थोड़े बहुत एक आध सिंगल्स अगर वो और ऑन करते तो होता क्या कि उनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता कुछ और फील्डिंग एरियाज को कवर अप करने में और थोड़ा बहुत समझने में, इस इनिंग को वो बड़ा कर सकते थे। इसीलिए जरूरी होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट कर एक बाउंड्री अपनी हमारी स्ट्राइक रोटेट करें और वापस आए ताकि आप ये समझ सके, देख सके कि और कहां कहां पर पॉसिबिलिटीज है मेरे रन्स करने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत चाहिए थी टीम को वो जरूर यहाँ पर दिलाया। आसिफ बिल्कुल टच में नजर नहीं आया, 33 गेंदों में 20 रन, बस खड़े जरूर रहे, शुरू के दूसरों को विकेट नहीं गिरने दिया, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जरूर रहेगा। एंड उसके बाद भीम और रोहित की इनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? हमने पार्टनरशिप की बात कर ली, इनिंग्स के पर्सपेक्टिव से नहीं ज़रूर देखिए इनिंग्स तो बिल्कुल बड़ी हो सकती थी यहाँ पर और जिस तरीके के शॉट खेलकर आउट हुए हैं उससे बचा
जा सकता था। भीम खराब शॉट अ, मिला। बिल्कुल, बिल्कुल और ये ज़रूर है और रोहित ने भी जिस तरीके की फील्डिंग ले रखी थी, फील्डिंग प्लेसमेंट ने उसकी तारीफ़ करनी होगी कि वहाँ पर स्कॉटलैंड के जो ब्रैंडन मैकमिलन थे, उन्होंने खासा परेशान किया और फिर आउट भी किया उसी बॉलिंग में रोहित को। तो ख़ैर इनिंग के लिहाज से थोड़ी बड़ी होती लेकिन एक पार्टनरशिप करके दी वहाँ पर। अगर तुरंत नहीं गिर गए, थोड़ा-सा रुके, ठहरे और फिर एक पार्टनरशिप करके टीम को और मजबूत किया, तब जाकर ये दोनों आउट हुए। लेकिन जो आउट हुए हैं वो अपनी ही गलती पर आउट हुए, खासकर जो भीम जो आउट हुए वो बहुत ज़्यादा शॉट जो था इतना ज़्यादा ठीक नहीं था जितना आपने खराब अपना क्रिकेट खेल कर विकेट दे। बिल्कुल सही कहा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो भीम शार्की और रोहित पटेल जो आउट हुए हैं, ये चीज़ और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती अगर ये टीम मैच नहीं जीतती और गुलशन और करण जो है वो नीचे आकर ये हीरोइक इनिंग्स नहीं खेलते। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बात करना कि भीम और रोहित की जो इनिंग रही है वो आखिर क्यों इस बिल्कुल मझधार पर आकर छोड़ने टाइप की इनिंग रही है। उन्होंने एज अ पार्ट जब वहाँ पर बात की पार्टनरशिप चार्ट की, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि आप जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जब भीम और रोहित खेल रहे थे तब उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट बाय कॉन्टेक्स्ट एनालाइज की बात है, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली और लंबी इनिंग ये कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। और जैसे कि आपने बताया कि शॉट्स जो है वो खराब रहे, इस इनिंग को बिल्डअप करके आप लंबा लेकर जाते तो और ज्यादा बेहतर यहाँ पर रहता। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद स्ट्रगल लगातार जारी रहा। उसके बाद आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी क्या ही इनिंग खेल रहे थे, समझ नहीं आया। 23 गेंदों में 8 रन उन्होंने बनाए। आरिफ शेख भी 15 गेंदों में 7 रन, और खराब शॉट खेलकर आरिफ शेख आउट हुए हैं। कुछ ऐसे शॉट्स रहे हैं इस पूरे, दीपेंद्र सिंह ऐरी खुद बहुत ही खराब शॉट खेलकर आउट हुए हैं। उसके बाद गुलशन झा की अगर आप बात करें, और उसके बाद गुलशन और करण ने आकर जो तेज तरार यहाँ पर अटैक किया, वो अटैक का जवाब स्कॉटलैंड के आयन बॉलर्स के पास था नहीं। जरूर, और ये बहुत अच्छा तरीका था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा दोनों ने अटैक किया। बहुत तारीफ करनी होगी जिस तरीके से। और अटैक में आयन रैश शॉट्स की कमी थी, इसीलिए इनके अटैक सक्सेसफुल हुए। हाँ, वाकई में बहुत अच्छा खेले और जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर हम कल की मैच की बात करें, बहुत ही अच्छी रही। इसे बहुत सॉलिड तरीके से जो दोनों ने फिनिश किया है गेम को, उसकी बहुत बहुत तारीफ करनी होगी। गुलशन झा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जिम्मेदारी निभाई मैच की, और जिताने में टीम को कामयाब रहे। और करण की तो खैर क्या ही बात करनी, करण ने तो जो इनिंग खेली है। करण का अगर हम देखें, स्कोरिंग एरिया देखना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्होंने ये रन किए किस तरफ है। 41 गेंदे 65 रन, उनकी पहली हाफ सेंचुरी है ओडीआई में, और किस वक्त पर आई है। नेपाल की सबसे हाई सक्सेसफुल रन चेज में कमाल का परफॉर्मेंस उनका रहा है। लेकिन स्कोरिंग एरियाज बताइए, उन्होंने 65 रन किए किस तरफ? जरूर, स्क्वायर लेग में 11 किए हैं, मिड विकेट में 17, लॉन्ग ऑन में 12, लॉन्ग ऑफ की तरफ 7 रन, फिर 8 रन आपके पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और 3-4 रन आपके थर्ड मैन और फाइन लेग की तरफ रेस्पेक्टिवली, और 1 रन आपके कवर्स एरिया की तरफ। तो ये इनके जो वैगन व्हील है करण केसी का, ये रहा है। लेकिन हम लोअर ऑर्डर के वैगन व्हील पर ज्यादा नहीं जाएंगे। ज्यादातर अगर उन्होंने रन कर लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करण केसी बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। बैटिंग ऑलराउंडर होते तो चलिए यहाँ बहुत फोकस करते हैं हम बैटिंग पे। बॉलिंग ऑलराउंडर है, इतने बड़े स्कोर में अगर आपको मैच जिता रहे हैं वो आकर। हाँ, गुलशन झा की जो बात है वो बैटिंग, वो अलग चीज है। जी हाँ, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उनके बारे में जरूर बात करते बैटिंग का। लेकिन करण केसी ने और गुलशन झा ने जो फिनिश किया, जो टच किया, जो सामने वाली बॉलिंग यूनिट की जो बेदम करके रख दिया बॉलिंग को, ये बहुत बहुत उम्दा दोनों ने खेली है पारी। बिल्कुल, और इन दोनों की जो इनिंग रही है, इन दोनों का जो पार्टनरशिप रहा है, एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट रही है, वो है अटैकिंग। अटैक जो उन्होंने किया, रोका नहीं था। अटैकिंग अप्रोच जिनका लगातार, स्कॉटलैंड खत्म हो गया। सबसे बड़ी जीत थी नेपाल की मेंटेलिटी की और स्कॉटलैंड की हार की। वो अपने प्लान्स नहीं, उन्हें समझ नहीं आती कि उन्हें अब करना क्या है। इन्होंने अटैक अपना लगातार कंटिन्यू रखा, चाहे वो गुलशन हो चाहे वो करण हो। और करण के एंड बैगन व्हील की जो बात हम कर रहे थे, वो इसीलिए मैंने सामने रखी, क्योंकि मैंने कल पूरा जब हमने मैच कल देखा तो उनके जो शॉट्स रहे हैं, चाहे डेफिनेटली बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये आपको हर दिन नहीं मिलेगा। 10-15 मैचों बाद शायद फिर से एक दिन देखते हैं कि उनकी पहली ओडीआई 50 आज आई है, इसलिए कब से खेल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कि आप देखिए, जो हर वक्त पीछे मारने की तरफ ध्यान बनने में रहते हैं, उनके लिए अगर आप वैगन व्हील देखेंगे तो उन्होंने सब मोस्टली रन अपनी आंखों के सामने ही किए। उन्होंने भी सिक्सेस मारे हैं, उन्होंने भी बाउंड्रीज मारी है। उन्होंने तो पीछे ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि मैं अंधा तो उल्टे सीधे शॉट खेलूं, अजीबोगरीब शॉट खेलूं। उन्होंने सीधे बल्ले से ही स्कोर किया। डे होता है नो डाउट, लेकिन किया तो आगे सीधे बल्ले से मार तो दिए ना, उन्होंने जिता तो दिया ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। करण केसी के ऊपर दारोमदार नहीं है कि वो 297 चेस करके दे, उन्होंने किया, ये उनका टीम कंट्रीब्यूशन। जिन बल्लेबाजों को दारोमदार था उनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली। तो ये सूरत हाल रहा, और इसी के साथ करण केसी ने विनिंग यहाँ पर अपने नाम किया और स्कॉटलैंड को हराकर आज सक्सेसफुल रन चेज नेपाल ने किया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, आप जाकर एस्ट्रोगेट फेसबुक पेज पर जाकर चेकआउट करिए।
एंड 297 डिफेंड क्यों नहीं हुए स्कॉटलैंड से, क्या कहेंगे आप? ब्रेट क्यूरी की कमी खली और उसके बावजूद भी रन्स बहुत थे, क्या कहें, समझाएंगे? नहीं, बिल्कुल बॉलिंग बहुत ज्यादा कमजोर नजर आई। पेसर जो ताकत रहे हैं स्कॉटलैंड के, और मार्क वार्ड का परफॉर्मेंस भी इतना बेहतर नहीं रहा है। मार्क वार्ड को भी अपने स्टैंडर्ड को उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कैलिबर के वो नहीं है। अब आप काफी दुनिया में पिचेस पे जाकर खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप टीम के लिए काम आए, और या फिर आप प्रेशर बनाए। प्रेशर भी आप नहीं बना पा रहे हैं। मार्क वार्ड जैसे इतने बड़े सीजन बॉलर अगर हम देखें, ये बहुत खराब है अगर हम कहें। मार्क वार्ड की तरफ से भी और पेसर्स की तरफ से भी बेदम नजर आए। ब्रैंडन मैकमिलन इकलौते बॉलर नजर आए जो थ्रेटनिंग रहे थे। डर नजर आ रहा था कि कहीं अब गया, अब विकेट गया, अब विकेट गया। इस तरीके से बॉडी के बहुत क्लोज वो बॉल रख रहे थे। अगर आप विकेट देखेंगे उनके, रोहित पटेल को जिस तरीके से फंसाया, भीम को भी उन्होंने आउट किया, बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने कराई। बॉडी के बिल्कुल चिपकी हुई बॉलिंग थी, जगह नहीं थी भीम के पास कि वो मारे कहाँ, और रूम भी नहीं मिला उन्हें, बस उन्होंने बल्ला चला दिया और बॉल हवा में गई। तो ब्रैंडन मैकमिलन अकेले पड़े। साफियान शरीफ हो, डेविडसन हो, साफियान शरीफ तो यार बहुत हॉरिबल थे। जब जब ब्रैंडन मैकमिलन के एंड ओवर खत्म हो गए थे, साफियान शरीफ को बचे हुए थे, तो लग ही रहा था साफियान शरीफ बहुत हॉरिबल चॉइस होंगे डेथ ओवर में कराने को लेकर, और वही हुआ। जब वो 49 का ओवर लेकर आए, 2 ओवर 25 रन चाहिए थे नेपाल को, उन्होंने 18 रन खर्च कर डाले। बिल्कुल बिल्कुल। इस बॉलिंग से जिस तरीके की पेसर्स ने कराई है, माइकल लीक से भी साथ मिल गया, माइकल लीस ने भी साथ दे दिया। तो वहां पर मार्क वार्ड की एक एक्सपीरियंस की जरूरत थी, वो नहीं कर पाए, वो फेल हुए। और पेसर्स की तरफ से बेदम नजर आए हैं। 350 का भी टारगेट होता तो ये भी वो नेपाल चेस कर लेता। इन पेसरों के सामने जैसी बॉलिंग कराई है, और मार्क वार्ड की बिल्कुल भी टच में बॉलिंग नजर नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और एक चीज और है यहाँ पर, अगर आप देखें तो बॉल जो है मूव नहीं कर रही थी स्कॉटलैंड के बॉलर्स का। वही मैं आपसे पूछ रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। अपनी कंडीशन में आप बॉल मूव तक नहीं करा पा रहे। बिल्कुल, ये फेलियर है, ऑब्वियसली है, ये कोई बहाना नहीं है। ये आपको करना है, आपका कंडीशन है। लेंथ जानिए, लेंथ से सब कुछ मामला खिलता है। मैकमिलन ने करके दिखाया। बिल्कुल सही कहा आपने। आप परेशान तो करिए, ब्रैंडन मैकमिलन ने कैसे किया? उन्हें भी ज्यादा नहीं मिल रही थी, ज्यादा नहीं मिल रही थी। बॉडी के क्लोज इतना गए, क्या कमाल की बॉलिंग कराई उन्होंने। पुरानी बॉल से, नई बॉल से तो उन्हें विकेट मिले ही नहीं, पुरानी बॉल से आकर उन्होंने विकेट निकाले हैं, तो बहुत शानदार रहा। लेकिन जिस लेंथ पर बॉल पड़नी चाहिए, जहां से बॉल हिलती, थोड़ा काटा बदलती, वो बिल्कुल नजर नहीं आए पेसर्स की तरफ से। और मार्क वार्ड भी वजह रहे। जी हाँ, बहुत बड़े वजह रहे मार्क वार्ड यहाँ पर, अगर हम बात करें। लेकिन एक चीज और है कि आप सोच रहे होंगे कि ब्रैंडन मैकमिलन के अगर ओवर लास्ट तक लेके जाते, उन्हें अगर बचा कर रखते, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं था, जैसे आयन ने कहा, कि बीच में विकेट्स नहीं मिल रहे। जो विकेट टेकिंग जिनकी उम्मीद थी, उन्हीं को बार बार लाना पड़ना था, ताकि वो ब्रेक थ्रू। और उन्हीं की वजह से भीम और रोहित आउट हुए। सोचिए, भीम और रोहित के अगर उनको नहीं लाया जाता, तो ये भीम रोहित ही नया कितना लंबा जाते कि मैच शायद 46 ओवर तक फिनिश हो जाता। तो इसीलिए जरूरी था कि उन्हीं से बॉलिंग यहाँ पर कराई जाए, विकेट्स निकालने के बारे में सोचा जाए। और इस तरह से नेपाल ने के बारे में, जी हाँ, मुझे याद था। तो शुरुआत हमने कुछ कमेंट्स वगैरह देखे, कुछ लोगों ने कहा कि फ्लूक तुक्का यहाँ पर, तुक्का था, हो जाता है कभी कभार, हमने देखा है मिरेकल यहाँ पर चीज हो जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है, कई बार ऐसी चीजें हुई हैं। अगर आप देखें, नेपाल जब खेलना शुरू किया था उन्होंने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, तो नीदरलैंड को उन्होंने अपने घर में 9 विकेट से हराया था, 134 चेस करते हुए अपने घर में 2024 में ही, अगर हम बात करें। और भी एक आध मैच में यहाँ पर रोहित पटेल और करण केसी ने मिलकर अपने घर में जिताया था। बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है, तो कोई लड़ाई नहीं है कि कभी कभार ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती है। लेकिन जो जिस डे पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है, उस परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सिर्फ फ्लूक कहकर सारी मेहनत पर पानी फेर देना, वो कहीं ना कहीं बहुत स्पोर्ट्स है यार। ये स्पोर्ट्स है, ये क्रिकेट है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ खड़े थे और करना पड़ता है। करण केसी ने किया, गुलशन ने किया, रोहित भीम ने पार्टनरशिप की, युगकुशल गुरतेल ने अच्छा स्टार्ट दिया। ये नहीं कि खड़े खड़े रहे, अरे ये ऐसे, ये फ्लूक, आज तो हमारा फ्लूक डे है, ये लिए ऐसे बल्ला घुमाया और चला गया। नहीं, आज कम से कम इन लड़कों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, परफेक्ट चेस का एग्जांपल रखा, और 10 में से 8 चीजें बेहतर की, और स्कॉटलैंड से बेहतर करने में कामयाब रहे। अब ये चीज है कि क्या ये तुक्का है, फ्लूक है, नहीं है, ये आप तब ज्यादा बेहतर देख पाएंगे जब ये चारों मैचेस खत्म तो होने दीजिए, ये 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें देख सकते हैं कि क्या ये 1 आउट ऑफ 10 वाला सिनेरियो था, या फिर नहीं, हमें अब लगातार कंसिस्टेंसी से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 4 मैचों का। अभी के लिए ये परफॉर्मेंस जो है, इसकी तारीफ करिए, इसकी में परफॉर्मेंस जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको क्रेडिट जरूर से जरूर दीजिए। और इसी के साथ इस एनालिसिस को हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर चाहिए। एश्योर क्रिकेट फेसबुक पेज पर जाकर अभी के अभी फॉलो करें।